हेलो एवरीवन। कोचिंग अड्डा के ई प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कोचिंग अड्डा के साथ में जुड़े सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में अपने बात करने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसका एक सेशन अपने पहले भी लगा चुके हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो नीचे दी गई लिंक के माध्यम से आप वो सेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, वो रहने वाला है। उससे पहले आपके लिए एक विशेष सूचना है कि कोचिंग अड्डा आपके लिए लेके आया है, कोचिंग अड्डा है वो आपके लिए खास टेस्ट सीरीज लेके आए। इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलने वाला है, 14 टेस्ट सीरीज, 14 टेस्ट है वो मिलने वाले, जिनमें से आपके 10 टेस्ट रहने वाले हैं टॉपिक वाइज और 4 टेस्ट आपके रहने वाले हैं फुल टेस्ट, यानी कि पूर्ण पाठ्यक्रम से सम्मिलित रहने वाले। तो अपनी तैयारी को और ज्यादा शानदार व जानदार बनाने के लिए जल्दी से जल्दी कोचिंग अड्डा की उड़ान 2.0 टेस्ट सीरीज का साथ में जुड़िए और अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतरीन बनाइए। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में अपने पास में पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, पहला ही क्वेश्चन अपने पास में बहुत शानदार व जानदार रहने वाला है। और अपने पास में पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है कि स्टारवेशन बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है। बात करें कि स्टारवेशन बीमारी है वो कौन से पोषक तत्व की कमी से देखने को मिलने वाली है। अब ये स्टारवेशन बीमारी होती कैसा, यह बीमारी आपको कहाँ दिखाई देने वाली है, अनाज वाली फसलों में दिखाई देने वाली। किसमें, अनाज वाली फसलों में दिखाई देती है स्टारवेशन बीमारी। और कौन से पोषक तत्व की कमी से दिखाई देने वाली है, अपने पास में ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है, फास्फोरस, बी अपने पास में नाइट्रोजन, सी अपने पास में कैल्शियम और डी अपने पास में दिया गया है मैग्नीशियम। और जो स्टारवेशन बीमारी होती है हमेशा किस कौन से पोषक तत्व की कमी से होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, ये अपने पास में होने वाली है नाइट्रोजन की कमी से। तो याद रखना है नाइट्रोजन की कमी से होने वाला रोग कौन सा दिखाई देता है, अपने को रोग दिखाई देगा मेरे प्यारे से बच्चों नाइट्रोजन। कौन सा, नाइट्रोजन की कमी से कौन सा रोग दिखाई देगा, स्टारवेशन दिखाई देने वाला। कौन सा रोग दिखाई देगा, स्टारवेशन। इसके अलावा नाइट्रोजन की कमी से और कौन सा रोग दिखाई देता है, फूल गोभी में बटनिंग रोग। कौन सा रोग दिखाई देता है, फूल गोभी में बटनिंग रोग दिखाई देता है। तो नाइट्रोजन की कमी से दो रोग हो रहे हैं अपने पास, एक तो स्टारवेशन अनाज वाली फसलों में और बटनिंग रोग। बटनिंग रोग आपको कहाँ दिखाई देने वाला है, फूल गोभी में दिखाई देने वाला है। ये तो होगी कमी से संबंधित रोग। अगर बात करें अधिकता से संबंधित, अधिकता से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, एक फूल गोभी में रोग मिलता है आपको हेलो हर्ट, हेलो हर्ट रोग। ये हेलो हर्ट रोग है कौन से पोषक तत्व की अधिकता से देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन की अधिकता से, जिसमें फूल गोभी का बीच वाला भाग कैसे रहता है, खाली रह जाता है, हलो रह जाता है, यानी हेलो हर्ट रोग हो जाता है किसी अधिकता से, नाइट्रोजन की अधिकता से। एक आपको दिखाई देगा क्रॉप लॉजिंग, क्रॉप लॉजिंग यानी कि फसल के कारण अधिक जल के कारण फसल का गिर गिर जाना, कि फसल है वो अधिक कच्ची अवस्था में जिसके कारण उसमें क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है, वो संपूर्ण अब जो पृथ्वी की धरातल है उस पर समेट जाती है। इसका कारण क्या रहने वाला है, क्रॉप लॉजिंग। यह क्रॉप लॉजिंग कब दिखाई देती है, जब अपनी फसल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो, अधिक, नाइट्रोजन की मात्रा क्या देखने को मिलती है, अधिक देखने को मिलती है, तब तो ये नाइट्रोजन से संबंधित रोग रहने वाले हैं। इसके अलावा अपने पास में फास्फोरस दिया गया, फास्फोरस की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सिकल सेल, सिकल लीफ रोग हो जाएगा। कौन सा रोग दिखाई देता है, सिकल लीफ रोग, यानी कि जो पत्तियां हैं वो हंसिया आकार हो जाती है। एक आपने सुना होगा हंसिया आकार की जो सींग है वो कौन सी किस्म में पाए जाते हैं, कौन सी नस्ल में पाए जाते हैं, भैंस की कौन सी नस्ल में हंसिया आकार के सींग पाए जाते हैं, कौन सी में, सुरती में। और जो जैसे सुरती भैंस के सींग होते हैं वैसी पत्तियां कौन से पोषक तत्व की कमी से दिखाई देने लग जाते हैं, फास्फोरस की कमी से दिखाई देने लग जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मूंगफली में पॉपिंग, मूंगफली में कौन सा रोग हो जाता है, पॉपिंग रोग हो जाता है। इसके अलावा खीरे में कौन सा रोग हो जाता है, पिल्लो रोग हो जाता है, खीरे में कौन सा रोग हो जाता है, पिल्लो रोग है वो दिखाई देने लग जाता है। इसके अलावा गाजर में कौन सा रोग हो जाता है, केविटी स्पॉट, गाजर में केविटी स्पॉट रोग है वो किसी कमी से दिखाई देता है, गाजर में केविटी स्पॉट रोग हो जाता है जिसमें अलग अलग काले स्पॉट दिखाई देते हैं, वो किसी कमी से, कैल्शियम की कमी से। खीरे में पिल्लो रोग किसी कमी से, कैल्शियम की कमी से। मूंगफली में जो पॉपिंग रोग है वो किसी कमी से दिखाई देता है, कैल्शियम की कमी से। अपने लास्ट में बचता है मैग्नीशियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मैग्नीशियम की कमी से मेरे प्यारे बच्चों रोग हो जाता है हेरिमाहीनता। कौन सा रोग हो जाता है, हेरिमाहीनता, यानी कि क्लोरोफिल की कमी आ जाती है। कौन सा रोग हो जाता है, हेरिमाहीनता, क्लोरोसिस की क्या आ जाती है,
कमी आ जाती है, ये अपने को ध्यान में रखना। अलग अलग पोषक तत्वों से कौन कौन से डिजीज है अपने को ध्यान में रखना है। अपने पास एक क्वेश्चन था, स्टारवेशन रोग है किस पोषक तत्व की कमी से दिखाई देता है? अपने को नाइट्रोजन की कमी से दिखाई देता है, अपने को ध्यान में रखना है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही, वह डन डन होने वाले हैं। तो बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कोचिंग अड्डा के चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना है, अपने स्टेटस पे डाल देना है। आप सॉन्ग तो सारे दिन डालती है स्टेटस पे, आज क्या डालना है? एक बढ़िया चीज डालनी है, और वो बढ़िया चीज क्या है? ये आपकी शानदार सी क्लास रहने वाली है जो आपको जेट में सिलेक्शन करवाने वाली है। बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या दिया गया है? शीर्ष पत्तियों पे कौन से पोषक तत्व की कमी दिखाई देती है? बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है बेटा? जो अपने पास में सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ है, सुपरवाइजर 2024 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि शीर्ष पत्तियों पर कौन से पोषक तत्व की कमी दिखाई देती है। सुपरवाइजर 2024 में एग्जाम सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपसे दोहराया गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है शीर्ष पत्तियों पर कौन सी पोषक तत्व की कमी दिखाई देगी। अपने पास में पहला ऑप्शन कौन सा है? कैल्शियम प्लस में बोरॉन, फिर आता है जिंक, फिर आता है अपने पास में Fe प्लस में Cu, और NPK। कौन आता है? NPK है वो आने वाला है। तो बताइए निम्न में से किसके जो लक्षण है वो सबसे ज्यादा शीर्ष भाग पे यानी कि टॉप अवस्था पे दिखाई देने वाले हैं? अपने सिर पे क्या लगाते हैं? केव लगाते हैं। सिर पे क्या लगाते हैं? केव। तो अपने केव से याद रखना है कि शीर्ष भाग पे कौन दिखाई देगा? केव भी दिखाई देगा। शीर्ष पे अपने क्या लगाते हैं? केव लगाते हैं ना, CAP केप लगाते हैं। यहाँ पे अपने को केव याद रखना है। केप की जगह याद रखोगे, केव याद रखना है कि टॉप, सिर अपने कहाँ पे? शीर्ष भाग पे यानी टॉप भाग पे। और टॉप भाग में जो जिस पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं वो उस पे क्या लगाएंगे? अपने केव। यानी कैल्शियम प्लस में बोरॉन की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं? शीर्ष भाग, शीर्ष भाग पे। एपिकल डोमिनेशन पे कौन से भाग, कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? जो कैल्शियम है का, जो बोरॉन है वो रहने वाला है। उसके बाद अपने बात करें जिंक की कमी के लक्षण अपने कहाँ दिखाई देंगे? मध्यम भाग। कहाँ दिखाई देंगे मेरे बच्चों? मध्यम भाग पे दिखाई देंगे। कहाँ दिखाई देंगे? मध्यम भाग पे। आयरन व कॉपर की कमी के लक्षण आपको कहाँ दिखाई देने वाले हैं? नई पत्तियों पे। कहाँ दिखाई देंगे? नहीं पत्तियों पे। जो बिल्कुल अभी अभी निकली है उन पत्तियों पे लक्षण कौन किसके दिखाई देंगे? आयरन व कॉपर के लक्षण दिखाई देंगे। NPK के लक्षण हमेशा कहाँ दिखाई देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पुरानी पत्ती। कहाँ दिखाई देने वाले हैं? पुरानी पत्ती पे लक्षण है वो दिखाई देने वाले। कहाँ दिखाई देंगे? पुरानी पत्तियों पे। तो शीर्ष भाग पे कौन कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देंगे? कौन सी पत्ती के लक्षण दिखाई देंगे? कैल्शियम प्लस में बोरॉन यानी कि केव के दिखाई देने वाले। किसके? कैल्शियम प्लस बोरॉन के कमी के लक्षण शीर्ष भाग पे। जैसे अपने पास में एक पौधा है, उसकी क्या देखिए अलग अलग पत्तियां, नई पत्तियां, पुरानी पत्तियां और बीच वाली पत्तियां हैं वो दर्शाई गई है। तो शीर्ष भाग पे जो लक्षण दिखाई देंगे किसके दिखाई देंगे? कैल्शियम प्लस में बोरॉन के दिखाई देने वाले हैं। नई पत्तियों पे लक्षण हमेशा किसके दिखाई देंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन है, कॉपर है, इसके अलावा अपने पास में Mn है, इसके अलावा अपने पास में क्लोरीन है। इनके लक्षण कहाँ दिखाई देने वाले अपने पास में? नई पत्तियों पर। अगर वो पूछ ले पुरानी पत्तियों पे किसके लक्षण दिखाई देते हैं तो याद रखना है N, P और K। इसके अलावा Mg प्लस में MO के लक्षण कहाँ दिखाई देने वाले हैं? पुरानी पत्तियों पे दिखाई देने वाले हैं। बीच वाले भाग पे किसके लक्षण दिखाई देते हैं बेटा? जिंक के लक्षण। जो नई, जो बीच की पत्तियां हैं, जो मध्य पत्तियां, उसके किस कहाँ दिखाई देंगे? जिंक के लक्षण है वो दिखाई देने वाले हैं। शीर्ष भाग पे किसके? कैल्शियम प्लस में बोरॉन के। नई पत्तियों पे क्लोरीन है, Fe है, कॉपर है, Mn के लक्षण दिखाई देते हैं। मध्यम भाग पे जिंक के। और जो पुरानी पत्तियां है उनके हमेशा याद रखना है किसके लक्षण दिखाई देंगे? NPK, Mg और MO के लक्षण है वो दिखाई देने वाले हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण अपने को कहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। तो बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में मेरे प्यारे बच्चों कि मृदा में अचालक पोषक तत्व है। मृदा में अचालक पोषक तत्व कौन सा है? कि ऐसा पोषक तत्व जो मृदा में अचालक है, जिसे जहां पे दे दिया जाएगा मृदा में वो वहां क्या हो जाएगा? बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल सीमेंट की तरह क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। वो यहाँ से वहां गति करने वाला नहीं है, यानी वो क्या है? इमोबाइल है। क्या है?
इमोबाइल है, वो बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं। क्या है वो? इमोबाइल, वो बिल्कुल भी वहां से हिलने वाला नहीं है। ऐसा कौन सा पोषक तत्व रहने वाला है जिसे मृदा में जहां दे दिया जाएगा वहां से हिलेगा नहीं, सीमेंट की तरह वहीं जकड़ जाएगा, पौधों की जड़ें ही वहां तक पहुंचेगी, वो पौधों की जड़ों तक पहुंचने वाला नहीं। ऐसा पोषक तत्व कौन सा? ऑप्शन नंबर अपने पास में कौन सा दिया गया है? पहला Mn प्लस में, Cn प्लस में, Na4 प्लस में और H2PO4 प्लस दिया गया है। तो आप बताइए कि मृदा में अचालक पोषक तत्व कौन सा रहने वाले हैं? बात करें इनमें से जो मृदा में अचालक है वो कौन सा पोषक तत्व है मेरे प्यारे बच्चों? H2PO4 यानी कि फास्फोरस है। कौन सा है? फास्फोरस। ये कैसा तत्व है? मृदा में अचालक है। मृदा में कैसा है? अचालक। जिसे मृदा में जहां दे दिया जाता है वहीं क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह गति करने वाला नहीं है। ये कौन सा पोषक तत्व है? फास्फोरस रहता है। फास्फोरस है मृदा में कैसा है? अचालक। मृदा में कैसा है? अचालक, जहां से हिलने वाला नहीं है। परंतु पादप में कैसा है? पादप में क्या रहता है? अति गतिशील रहता है। क्या रहता है? अति गतिशील रहता है। क्या रहता है? पादप में अति गतिशील रहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा पोषक तत्व जो मृदा में अचालक परंतु पादप में अति गतिशील रहने वाला है, वो कौन सा रहने वाला है? P2O4 P2PO4 रहने वाला है। ये ध्यान में रखना, यानी कि फास्फोरस रहेगा। कौन सा रहने वाला है? फास्फोरस रहने वाला है। मृदा में क्या है? अचालक। पादप में क्या है? अति गतिशील की श्रेणी में आने वाला है। मृदा में अति गतिशील है, इसलिए इसके लक्षण हमेशा कहाँ दिखाई देंगे? पुरानी पत्तियों पे। कहाँ दिखाई देने वाले हैं? पुरानी पत्ती पे दिखाई देने वाले हैं। ध्यान में कहाँ दिखाई देंगे? पुरानी पत्ती पे लक्षण है वो प्रकट करता है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर नया क्वेश्चन अपने पास में कौन सा दिया गया है कि नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की अधिकता से फूल गोभी में कौन सा रोग हो जाता है? कल भी अपने इस रोग के बारे में बात कर चुके हैं, आज भी अपने एक क्वेश्चन में इस रोग के बारे में बात की है कि नाइट्रोजन की अधिकता से फूल गोभी में निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? सबसे पहले बात करें कौन सा रोग दिया गया है? बटनिंग। कौन सा रोग भी मिला आपको? बटनिंग। फिर आता है स्टारवेशन, फिर आता है होलो स्टेम और फिर आता है होलो व्हाइट रोग आने वाले। चार ऑप्शन अपने पास दिए गए हैं और अपने चार ही ऑप्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अपने पास में आया है बटनिंग रोग आया। कौन सा है? बटनिंग रोग। बटनिंग रोग है, ये आपको कहाँ दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों? बटनिंग रोग आपको दिखाई देता है जो फूल गोभी में ही दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? फूल गोभी में। परंतु अधिकता से ना दिखाई, किसी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। किसी कमी से दिखाई देता है? नाइट्रोजन की अधिकता से। स्टारवेशन रोग भी आपको अनाज वाली फसलों में दिखाई देगा और किसी कमी से दिखाई देता है? नाइट्रोजन की कमी से। किसी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। होलो स्टेम रोग है वो भी आपको कहाँ दिखाई देगा? जो फूल गोभी में दिखाई देता है, किसी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। और अधिकता से रोग कौन सा हो जाता है? होलो व्हाइट। कौन सा रोग हो जाता है? होलो व्हाइट। तो पूछे फूल गोभी में नाइट्रोजन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है होलो व्हाइट रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? होलो व्हाइट। जिसमें जो फूल गोभी है अपनी वो कैसी रह जाएगी? बीच में से खाली रह जाएगी। बीच में से कैसी रह जाएगी? खाली रह जाती। ये रोग कौन सा कहलाता है? होलो व्हाइट कहलाता है। कौन सा रोग कहलाएगा? होलो व्हाइट रोग कहलाता है। अपने को ध्यान में रखना है। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन की अधिकता से फूल गोभी में कौन सा रोग हो जाता है? लोअट। कमी से रोग कौन सा हो जाता है? बटनिंग। कमी से रोग कौन सा हो जाएगा? बटनिंग रोग हो जाएगा। स्टारवेशन नाइट्रोजन की कमी से अनाज वाली फसलों में। तो अपना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होने वाला है। डन 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 है वो रहने वाला है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर देना है, देख लेना इस बात को, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है कि की ऑफ द लाइफ की संज्ञा किस पोषक तत्व को दी जाती है? कि कौन से पोषक तत्व को की ऑफ द लाइफ के नाम से जाना जाता है? कि जो लाइफ का क्या है? की फैक्टर रहने वाले, लाइफ की कुंजी रहने वाली है, या जीवन की कुंजी के नाम से कौन से पादप पोषक तत्व को जाना जाता है? वो पोषक तत्व अपने पास में कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए अपने पास में नाइट्रोजन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु इसे की ऑफ लाइफ के नाम से नहीं जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास में फास्फोरस, पोटेशियम और डी अपने पास में कार्बन रहने वाला। बात करें की ऑफ लाइफ के नाम से किसे जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? वो पोषक तत्व कौन सा रहने वाला है? फास्फोरस रहने वाला है, पी रहने वाला। कौन सा? फास्फोरस या H2PO4 रहने वाला है। अपने को ध्यान में रखना, H2
PO4 क्या है अपने लिए, की ऑफ द लाइफ, क्योंकि ये किसका निर्माण करने में सहायक है, आरएनए व डीएनए के संश्लेषण में सहायक। आरएनए व डीएनए के संश्लेषण में कौन सा पोषक तत्व सहायक रहने वाला है, वो रहने वाला है अपने पास में फास्फोरस। और अपने जीवन की कुंजी या की ऑफ द लाइफ किसे कहा जाएगा, आरएनए या डीएनए। ये अपने शरीर का निर्माण हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, किसके थ्रू हुआ है, आरएनए व डीएनए के थ्रू हुआ है। एक छोटी सी बूंद से लेकर संपूर्ण जीवन का विकास होता है वो किसके द्वारा, आरएनए व डीएनए के द्वारा ही हुआ है, जीन्स के द्वारा आगे से आगे आनुवंशिकता बढ़ती जाती है। वो किसके, इसके निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व है वो सहायक रहने वाला है, फास्फोरस। कौन सा पोषक तत्व सहायक रहेगा, फास्फोरस है वो सहायक रहने वाला है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो फास्फोरस है वो किसका निर्माण करने में सहायक है, आरएनए व डीएनए के निर्माण के लिए। इसे क्या कहा जाता है, की ऑफ द लाइफ। क्या कहा जाएगा, की ऑफ द लाइफ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे किस नाम से जाना जाता है, करेंसी ऑफ एनर्जी के नाम से, करेंसी ऑफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा, करेंसी ऑफ एनर्जी के नाम से जाना जाता है। फास्फोरस के लक्षण है वो हमेशा कौन सी पत्तियों पे दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पे दिखाई देंगे। कहाँ दिखाई देंगे, पुरानी पत्ती पर। पुरानी पत्तियों पे किस प्रकार की संरचना मिला मिलते हैं, ब्रोंची आकार की। जो ब्रोंची आकार की संरचना दिखाई देती है वो किसकी कमी से दिखाई देगी, फास्फोरस की कमी से दिखाई देने वाले हैं। तो सारे फैक्टर किससे जुड़े हुए हैं, फास्फोरस। फास्फोरस अपने को कौन से खनिज लवण से प्राप्त होता है, एपेटाइट से। किससे प्राप्त होता है, एपेटाइट से प्राप्त होने वाला है। तो सारे के सारे लक्षण कहाँ दिखाई देने वाले हैं, जो फास्फोरस से संबंधित आपको इतनी सारी बातें बता दी गई है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो फास्फोरस अपने को कौन से खनिज लवण से प्राप्त होगा, एपेटाइट से प्राप्त होगा। इसे क्या कहा जाता है, करेंसी ऑफ एनर्जी कहा जाता है, या इसे की ऑफ द लाइफ के नाम से जाना जाए, क्योंकि किसका निर्माण करता है, डीएनए व आरएनए का निर्माण संश्लेषण में सहायक है। पुरानी पत्तियों पर लक्षण दिखाई देंगे, और जो लक्षण दिखाई देंगे वो किस संरचना में दिखाई देंगे, ब्रोंची आकार की संरचना में दिखाई देते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में दिया गया है, संरचनात्मक पोषक तत्व कुल पादप पोषक तत्व का कितना प्रतिशत होते हैं। कि अपने पास में पोषक तत्व होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। पहले अपने पास में कौन से आते हैं, संरचनात्मक या क्रियात्मक पोषक तत्व। कौन से होंगे, संरचनात्मक या क्रियात्मक पोषक तत्व जो पादप शरीर के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा सहायक रहते हैं, कि उनकी कुल बॉडी का जो कुल बॉडी बनाने का कार्य करेंगे, संरचनात्मक बनाने का कार्य करेंगे, उनके बॉडी का ढांचा बनाने का कार्य करने वाले कौन से पोषक तत्व रहने वाले हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व रहने वाले। उसके बाद अपने पास में 2 नंबर पर कौन से आते हैं, बृहद पोषक तत्व। कौन से आते हैं, बृहद पोषक तत्व, जिनको अपने 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व है, द्वितीयक पोषक तत्व। फिर अपने पास में आते हैं गौण पोषक तत्व। कौन से आएंगे, गौण पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व। कौन से आएंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व आने वाले हैं। तो अब इनमें से बात करें कि जो संरचनात्मक पोषक तत्व है, क्रियात्मक पोषक तत्व जो इनके शरीर का स्ट्रक्चर बनाने में, ढांचा बनाने में सहायक रहते हैं, वो कुल पोषक तत्व में से कितना प्रतिशत है वो रहने वाले। बात करें संरचनात्मक पोषक तत्वों के उदाहरण कौन कौन से, तो अपने पास में आता है कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन आता है। कुल पोषक तत्वों में बात करें, टोटल पादप पोषक तत्व में जो कार्बन का हिस्सा रहता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना रहता है, 45%। कितना रहता है, 45%। और इसके अलावा जो हाइड्रोजन का हिस्सा रहता है वो कितना रहता है, 6%। और ऑक्सीजन का हिस्सा कितना रहता है, 45% रहता है। तो यानी कि जितने कुल पोषक तत्व पाए जाते हैं, 17 अनिवार्य पोषक तत्व है, उनमें से जो CH2 का अनुपात रहता है वो कितने परसेंट तक रहने वाला है, 45 प्लस में 6 प्लस में 45, यानी कि 96% क्या पाए जाएंगे, जो संरचनात्मक पोषक तत्व पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, संरचनात्मक पोषक तत्व पाए जाएंगे। अपने पास में ऑप्शन ए दिया गया है 46, यानी ये नहीं होने वाला है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है अपने पास 96, 96 कितना दिया गया है, 96। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर बी अपने पास में क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट। क्या है, बिल्कुल राइट होने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है। क्या रहने वाला है, बिल्कुल राइट रहने वाला है। संरचनात्मक या क्रियात्मक पोषक तत्व कितने पाए जाते हैं, पादप में 96% तक बनाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, शरीर बाहर निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, शरीर बाहर का निर्माण करेंगे, यानी कि क्रियात्मक या संरचनात्मक निर्माण करेंगे। शरीर के निर्माण के लिए पौधे को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है, CHO की आवश्यकता है। कार्बन की मात्रा कितनी रहने वाली है, 45, हाइड्रोजन की 6, और जो ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता कितनी रहने वाली है, 45। इनके बिना पादप के शरीर का निर्माण
नहीं किया जा सकता। इनका जो कुल भार रहता है वो कितने परसेंट तक रहने वाला है? 96%। कितना परसेंट तक रहने वाला है? 96% तक। फिर बात करते हैं बृहद पोषक तत्वों का भार कितना रहता है? 3.8%। बृहद पोषक तत्व अपने पास में कितने मिलने वाले हैं? 3.8% तक मिलने वाले हैं, यानी कि जो प्राथमिक व द्वितीयक पोषक तत्व कितने रहेंगे? 3.2% तक है वो रहने वाले हैं, अपने को ध्यान में रखना। फिर गौण पोषक तत्व है 0.8% तक रहने वाले हैं। इन डाटाओं को अपने पास में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या दिया गया है कि क्रियात्मक पोषक तत्व की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? कि क्रियात्मक पोषक तत्व की अवधारणा है वो किसके बारे में दी गई है? सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि क्रियात्मक पोषक तत्व होते कितने हैं, ये होते क्या हैं, इनकी संख्या कितनी है और इनका कार्य क्या रहने वाला है। पादप में क्रियात्मक पोषक तत्वों का अगर आपसे पूछे, क्रियात्मक पोषक तत्वों के बारे में पूछे कि इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या आपको कितनी बतानी है मेरे प्यारे बच्चों? क्रियात्मक पोषक तत्वों की 21 होते हैं। कितनी होने वाली है? 21 होने वाली है। और ये किन किन से बन के होते हैं? आपने सुना होगा कि पौधों में अनिवार्य पोषक तत्व कितने पाए जाते हैं? नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट कितने पाए जाएंगे? अनिवार्य पोषक तत्व। इसके अलावा आपने सुना होगा इसमें क्या पाए जाते हैं? लाभदायक पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लाभदायक पोषक तत्व, जो किसी ना किसी रूप में पादप में लाभ पहुंचाने का कार्य करने वाले, कोई हानि नहीं पहुंचाते, वो क्या कहलाते हैं? लाभदायक पोषक तत्व कहलाते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो कहलाते हैं, अपने को ध्यान में रखने हैं। तो क्रियात्मक पोषक तत्व में अपने को आपको पता है अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 17। कितनी है? 17। जैसे CH2, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। उसके बाद अपने पास में आयरन है, बोरोन है, जो क्लोरीन रहने वाला है, Mr रहने वाला है। ये सारे पोषक तत्व कैसे आने वाले हैं? अनिवार्य पोषक तत्वों के सामने। फिर अपने पास में लाभदायक पोषक तत्व 4 है। कौन कौन से लाभदायक पोषक तत्व है? जैसे अपने पास में आता है सबसे पहले वेनेडियम है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है। इसके अलावा अपने पास में एक आता है और सोडियम है। कौन सा दिया गया है? सोडियम है वो दिया गया। ये चारों क्या कहलाते हैं अपने पास में? लाभदायक पोषक तत्व। क्या कहलाते हैं? लाभदायक पोषक तत्व वो कहलाने वाले हैं। तो इनकी संख्या क्या हो जाती है? 21 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 21। तो आपसे पूछे क्रियात्मक पोषक तत्व की आवश्यकता जो संख्या कितनी रहने वाली है? 21। अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 14। और लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 4। जब अपने लाभदायक पोषक तत्व है अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या को मिला देते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक पोषक तत्व। क्या कहलाने वाले हैं? क्रियात्मक पोषक तत्व कहलाने वाले। और क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 21। अब बात करते हैं इनके बारे में बताया किसने? बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? निकोलसन थे। कौन थे बेटा? निकोलसन थे। कौन थे? निकोलसन। तो क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? टोटल 21 रहने वाली है। और बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? निकोलसन नामक वैज्ञानिक था। कौन था? निकोलसन, जिसने अति सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में बताया। जिसने किसके बारे में बताया था? अति सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में भी बताया था, ये ध्यान में रखना। अति सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में भी बताया था। तो निकोलसन ने क्या बताया? क्रियात्मक पोषक तत्वों के बारे में, अति सूक्ष्म तत्वों के बारे में भी बताया था। क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी रहने वाली है? 21 रहने वाली है। आपसे पूछे आर्नेन स्काउट ने क्या बताया था? आर्नेन स्काउट ने अनिवार्य पोषक तत्व बताए। क्या बताए? अनिवार्य पोषक तत्वों के बारे में बताया था कि पादप के लिए अनिवार्य पोषक तत्व कितनी है जिनके बिना वो अपना जीवन काल पूर्ण नहीं कर सकता। ये किसने बताया था? आर्नेन स्काउट ने 1939 में। कब बताया था? 1939 में बताया था मेरे प्यारे बच्चों। बड़े प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कौन सा है कि निम्न में से द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है। अभी अपने बात की थी कि पोषक तत्वों को, बृहद पोषक तत्वों को दो प्रकार से बांटा गया। एक तो कौन कौन से पोषक तत्व? प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में बांटा गया है। प्राइमरी व सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी में अपने पास में कौन कौन से आते हैं? NPK, जो अपनी फसल के लिए मुख्य रहने वाले हैं। जब अपनी फसलें पड़ते हैं तो NPK का मान ही ज्यादा अपने को फोकस में रखना होता है। सेकेंडरी पोषक तत्व कौन कौन से हैं? जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और इसके अलावा अपने पास में कौन सा रहने वाला है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है वो रहने वाला। कौन रहने वाला है? सल्फर रहने वाला है।
तो आप बताइए निम्न में से प्राइमरी व सेकेंडरी पोषक तत्व याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कि प्राइमरी में कौन है? एनपीके, और सेकेंडरी में कौन है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है वो रहने वाले हैं। अपने पास में द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा है? क्या नाइट्रोजन द्वितीयक पोषक तत्व श्रेणी में आता है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल नहीं आता है। क्या पोटेशियम द्वितीयक पोषक तत्व श्रेणी में आता है? जी बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि ये तो क्या है? प्राथमिक पोषक तत्व है। फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस श्रेणी में रखा जाएगा? सेकेंडरी एलिमेंट्स में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा? सेकेंडरी एलिमेंट में रखा जाता है, यानी ये क्या है? द्वितीयक पोषक तत्व अपने को ध्यान में रखना है। फिर आता है अपने पास में कॉपर। कॉपर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कॉपर क्या है? अति सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या है? अति सूक्ष्म, सॉरी, सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या बेटा है बेटा? सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहने वाले। क्या रहने वाले हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो रहने वाले हैं, अपने को ध्यान रखना है। एनपीके, एमजी और कॉपर में बात करें सेकेंडरी पोषक तत्व कौन है? एमजी, यानी अपना ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है। और नाइट्रोजन व पोटास क्या है? प्राथमिक पोषक तत्व। क्या रहने वाले हैं? प्राथमिक पोषक तत्व वो रहने वाले हैं। और कॉपर क्या रहने वाले हैं? अति सूक्ष्म पोषक तत्व वो रहने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या दिया गया है कि आवश्यक पोषक तत्व की अवधारणा दी गई। अभी बात करके हटे हैं अपने कि अनिवार्य पोषक तत्व की अवधारणा या आवश्यक पोषक तत्व की अवधारणा या पोषक तत्व की कसौटी जो का सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? आर्नेन व स्काउट के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया मेरे प्यारे बच्चों? आर्नेन व स्काउट के द्वारा दिया गया था। ये अपने को ध्यान में रखना। किसके द्वारा दिया गया? आर्नेन व स्काउट के द्वारा दिया गया था। और ये जो अवधारणा दी गई थी कब दी गई? 1939 में। तो अनिवार्य पोषक तत्व की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? आर्नेन व स्काउट के द्वारा 1939 में। इस अवधारणा में बताया क्या गया? इसमें 3 सिद्धांत दिए गए। पहला सिद्धांत था कि जिस पोषक तत्व की पादप में कमी हुई है उसकी कमी को उसी पोषक तत्व के द्वारा पूरा किया जा सकता है। दूसरी इसमें बताया गया था पादप की उपापचय क्रियाओं में पोषक तत्व डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, ये ध्यान में रखना है। और किसी भी पोषक तत्व की कमी होने पे पादप अपना जीवन काल संपूर्ण नहीं कर पाता है। ये 3 शर्तें इस अवधारणा में रखेगी। पहली अवधारणा क्या है कि किसी पोषक तत्व की कमी होने पर उसी पोषक तत्व की कमी के द्वारा ही, उसी पोषक तत्व की मात्रा के द्वारा ही उसकी कमी को दूर किया जा सकता है। यानी नाइट्रोजन की कमी होने से पादप में कमी को नाइट्रोजन के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। पादप शरीर की जो मेटाबॉलिक क्रिया है, उपापचय क्रियाओं में कौन प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले हैं? जो अपने पास पोषक तत्व है वो भाग लेते हैं। उसके बाद अपने पास में आता है कि थर्ड नियम है, थर्ड सिद्धांत क्या दिया गया था कि थर्ड रूल इसमें दिया गया कि अगर किसी पादप में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो पादप अपना संपूर्ण जीवन का लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाता। ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई? आर्नेन व स्काउट द्वारा 1939 में दी गई थी। इसके बाद अपने को ध्यान में रखना है आर्नेन ने इसी अवधारणा को पुनः प्रकाशित किया अकेले ने। पहले किसने दिया था? आर्नेन व स्काउट ने। दूसरी बात जो अवधारणा दी गई 1954 में, वो अवधारणा किसके द्वारा दी गई? आर्नेन के द्वारा दी गई थी। डीजे निकोलसन ने क्या दिया था? क्रियात्मक पोषक तत्व। क्या दिया था? क्रियात्मक पोषक तत्व। किसकी अवधारणा दी? क्रियात्मक पोषक तत्व की। और जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने किसकी अवधारणा दी थी मेरे प्यारे बच्चों? इन्होंने निकल की खोज की थी। जो अपना अनिवार्य पोषक तत्व 17वां अनिवार्य पोषक तत्व कौन सा रहने वाले है? निकल रहने वाला। और निकल की खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन रहने वाले। अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, बहुत ही जानदार व शानदार है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है तो आपके एग्जाम में बहुत ही मजा आने वाला है। और ये क्वेश्चन अपने पास में क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से किसी एक कथन गलत का चयन कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत रहने वाले हैं? सबसे पहले अपने पास में दिया गया है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? जिनको प्लांट्स में 1000 ppm से कम आवश्यकता होती है। ऐसे पोषक तत्व जिनको प्लांट्स में 1000 ppm से कम आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। या जिनको 0.1% से भी कम आवश्यकता रहने वाली वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व वो कहलाने वाले हैं। अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करें कि इनमें से सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं। आपके सूक्ष्म पोषक तत्व है Zn, Cu, Mn, Mo, बोरोन, निकल व क्लोरीन। सभी के सभी कैसे रहने वाले हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व रहने वाले। यानी ये क्वेश्चन अपनी लाइन कथन क्या दिया गया है? बिल्कुल सही। फिर आता है अति सूक्ष्म पोषक तत्व है। अति सूक्ष्म पोषक तत्व में कौन कौन से हैं?
मोलिब्डेनम व कोबाल्ट। कौन सा रहने वाला है? मोलिब्डेनम व कोबाल्ट रहने वाला है। ये भी अपने पास में बिल्कुल सही है। अति सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? जिनकी पादप शरीर में 100 ppm से भी कम आवश्यकता हो। क्या हो? जिनको पादप शरीर में 100 ppm से भी कम आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं? अति सूक्ष्म पोषक तत्व। जिनको पादप शरीर में 100 ppm से भी कम आवश्यकता रहने वाली है। फिर आता है अपने पास में लाभदायक पोषक तत्व, बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, जो पादप शरीर में कोई हानि नहीं पहुंचाने वाले हैं और इनकी कमी से कोई रोग भी नहीं होने वाला है, परंतु अगर ये प्रेजेंट हो जाते हैं तो पादप शरीर को कुछ ना कुछ लाभ देने वाले, ये क्या कहलाते हैं? लाभदायक पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे सोडियम है, वेनेडियम है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट रहने वाला है। कोबाल्ट है ये दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है और इससे जिनमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ने में क्या मिलती है? हेल्प मिलने वाली है। तो ये भी क्या रहने वाले हैं? लाभदायक पोषक तत्व, यानी ये भी बिल्कुल डन है, बिल्कुल सही अपने पास में करेक्ट ऑप्शन है। और लास्ट में दिया गया है कौन सा? कोई नहीं। तो अपने पास में ऑप्शन कोई नहीं बिल्कुल सही है कि तीनों कथन सही है, इनमें से कोई भी कथन गलत है नहीं रहने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लाभदायक पोषक तत्व कौन से हैं, प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं, द्वितीयक पोषक तत्व कौन से हैं, अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से है, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से है, प्राथमिक द्वितीयक, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो अपने को ध्यान में रखना है। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई। अगर बात समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके अपनी बात को और ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। साथ ही कोचिंग अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया गया है? निकल, एनआई। एनआई को आवश्यक पोषक तत्वों में कब शामिल किया गया? आप सभी जानते हो जब आर्नल्ड व स्काउट ने अपनी अनिवार्य पोषक तत्व की अवधारणा दी गई थी, उस समय जो अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या थी वो मेरे प्यारे बच्चों कितनी थी? कितनी थी? 16 थी। परंतु आज के समय में अनिवार्य पोषक तत्व कितने हैं? 17। और जो 17वां आवश्यक पोषक तत्व जोड़ा गया वो कौन सा आवश्यक पोषक तत्व जोड़ा गया था? एनआई, निकल को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? निकल को जोड़ा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निकल को अनिवार्य पोषक तत्व की संख्या में कब जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए अपने पास 2010, 2011, 1999 या 2000 दिया गया। तो निकल की खोज कर ली गई थी वो तो कब कर ली गई थी? 1987 में। कब खोज करी गई? 1987 में खोज कर ली गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा निकल की खोज कब की? 1987 में। परंतु उस समय इसे अनिवार्य पोषक तत्व के रूप में नहीं जोड़ा गया था, इसे नहीं जाना जाता था। और इसे अनिवार्य पोषक तत्व के रूप में कब शामिल किया गया था? 2010 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2010 में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहने वाला है। निकल है वो क्या करता है कि पादप में यूरिएज एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? पादप में यूरिएज एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य कौन सा पोषक तत्व करता है? निकल करेगा मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा करता है? निकल करता है। तो अपने को ध्यान में रखना है कौन सा करने वाला है? निकल है वो करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कौन सा दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कौन सा है? पादप शरीर में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी होता है? पादप शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सा पोषक तत्व है वो उत्तरदायी रहता है, जिसके बिना प्रोटीन का संश्लेषण नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, बी अपने पास में फास्फोरस, सी अपने पास में पोटेशियम और डी अपने पास में जिंक दिया गया। और पादप शरीर में जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है वो ऑलवेज याद रखना है अपने कौन करने वाला है? नाइट्रोजन। पादप शरीर में नाइट्रोजन क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करने वाला है। क्या करने वाला है? प्रोटीन के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व अपने पास में रहना चाहिए? नाइट्रोजन रहता है। अगर वो पूछे डीएनए व आरएनए का संश्लेषण कौन करता है? फास्फोरस। आरएनए व डीएनए के लिए कौन जाना जाएगा? फास्फोरस जाना जाएगा। अगर वो पूछ ले ऊर्जा के निर्माण के लिए, एटीपी के निर्माण के लिए कौन जाता है? कौन जाना जाएगा? फास्फोरस जाना जाएगा। पोटेशियम ये क्या कार्य करता है? रंध्रों का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? रंध्रों का नियमन करेगा। क्या करेगा? रंध्रों का नियमन है वो करने वाला, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? ट्रैफिक पुलिस के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। फिर अपने पास में आता है जिंक। जिंक क्या करता है? जिंक है वो रहता है ऑक्सीजन का पूर्वगामी। किसका पूर्वगामी रहेगा? ऑक्सीजन का पूर्वगामी रहने वाला है। किसका पूर्वगामी है? ऑक्सीजन का पूर्वगामी है वो रहने वाला है। अपने को ध्यान में रखना है। तो अपने पास में चारों ऑप्शन अपने हल कर चुके हैं। नाइट्रोजन क्या करेगा?
प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या रहने वाला है, बिल्कुल राइट, डन रहने वाला है। फास्फोर क्या करता है, आरएनए व डीएनए का निर्माण में, एटीपी के निर्माण में सहायक है। पोटेशियम क्या करता है, रंध्रों का नियमन करता है, रंध्रों को खोलने का व बंद करने का कार्य कौन करने वाला है, पोटेशियम करने वाले मेरे प्यारे से बच्चों। उसके बाद में आता है जिंक, कौन सा आने वाला है, जिंक। जो जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन का पूर्वगामी है। ऑक्सीजन क्या किस लिए जाना जाता है, शीर्ष प्रभाविता के लिए। पूछे शीर्ष प्रभाविता के लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी रहेगा, जिंक रहता है। हार्मोन पूछ ले तो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का निर्माण करने में कौन सहायक रहता है, जिंक है वो सहायक है रहने वाले। तो शीर्ष प्रभाविता के लिए कौन उत्तरदायी रहने वाले हैं, ऑक्सीजन है वो उत्तरदायी रहने वाला है, ध्यान में रखना है। हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप आपकी तैयारी है वो शानदार चल रही होगी। इस शानदार तैयारी को और ज्यादा शानदार बनाने के लिए कोचिंग अड्डा आपसे हमेशा ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से बेमेल को चुनिए। इनमें से बेमेल कौन सा है, कि दोनों का जोड़ा है वो कौन सा सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन अपने पास में गलत है। पहला ऑप्शन अपने पास में है कि पौधों में अधिक गतिशील कौन सा रहता है, पौधों में अधिक गतिशील कौन रहता है, एनपीके। कौन रहेगा, एनपीके। एनपीके के साथ में एमजी व एमओ को भी जोड़ा जा सकता है। किसको जोड़ा जा सकता है, एमजी व एमओ को भी जोड़ा जा सकता है। फिर आता है पौधों में कम गतिशील कौन से हैं, जिनके लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पौधों में कम गतिशील। जैसे सल्फर, एफी, इसके अलावा एमएन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और इसके अलावा कॉपर रहने वाला है। सॉरी यहाँ पे क्या दिया गया है, सॉरी यहाँ पे एमएन दिया गया, एमओ क्या रहेगा, एमएन है वो रहने वाला है। उसके बाद में आता है पौधों में अति गतिशील, क्या रहेगा, पौधों में अति गतिशील, अगतिशील क्या रहेगा, पौधों में अगतिशील। इमोबाइल क्या रहेगा, इमोबाइल, जो पौधों में बिल्कुल भी गतिशील नहीं करते हैं। पौधों में अगतिशील कौन से रहते हैं, कैल्शियम व बोरोन, कौन से रहने वाले हैं, कैल्शियम व बोरोन रहने वाले। इनके लक्षण है वो हमेशा कहाँ दिखाई देंगे, शीर्ष भाग पे। कहाँ दिखाई देंगे, शीर्ष भाग पे दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देंगे, शीर्ष भाग पे दिखाई देने वाले। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर आता है पौधों में मध्यम गतिशील, और पौधों में मध्यम गतिशील कौन रहता है मेरे प्यारे बच्चों, जिंक रहता है। कौन रहता है, जिंक है वो रहने वाला है। तो निम्न में से बेमेल कौन सा रहने वाला है, डी रहेगा। कौन सी रहने वाला है, डी ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल सही है, क्योंकि पौधों में जो मध्यम गतिशील है, जो मॉडरेटली मोबाइल है, कौन सा है, मॉडरेटली मोबाइल है वो कौन सा रहने वाला है, जिंक करेगा। कौन सा रहने वाला है, जिंक करेगा। पौधों में अति गतिशील कौन है, कैल्शियम व बोरोन रहने वाला है। पौधों में कम गतिशील जो अपने पास सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे सल्फर है, एफई है, एमएन, क्लोरीन, मैंगनीज व कॉपर रहने वाले। अति गतिशील में कौन कौन से आते हैं, एनपीके व एमजी व एमओ है वो आने वाले, अपने को ध्यान में रखना है। बड़े आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और अंतिम क्वेश्चन अपने पास में कौन सा दिया गया है, अंतिम क्वेश्चन अपने पास में है कि पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी भूरा कौन से पोषक तत्व की कमी से हो जाता है। पौधों में पत्तियों का रंग पहले नीला होता है, फिर वो बैंगनी भूरे कलर में चेंज हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ब्रोंजी संरचना। क्या कहा जाता है, ब्रोंजी संरचना कहा जाता है। पहले कैसा होगा, पत्तियों का रंग हरा, हरे से नीले में चेंज होगा, नीले से वो बैंगनी या भूरे कलर जैसे में चेंज होता है। इसे क्या कहता है, ब्रोंजी संरचना कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, ब्रोंजी संरचना। और ये ब्रोंजी संरचना कौन से पोषक तत्व की कमी से दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास में कैल्शियम, इसके अलावा अपने पास में रहता है पोटेशियम, फास्फोरस व नाइट्रोजन रहने वाला है। जो ब्रोंजी संरचना बनाने का कार्य करता है वो कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, फास्फोरस करेगा। कौन करेगा, ब्रोंजी संरचना के लिए जाने जाने वाला पोषक तत्व कौन सा रहने वाला है, फास्फोरस है वो रहने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी अपने क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। कैल्शियम है वो कैसी संरचना बनाता है, शीर्ष भाग पे दिखाई देगा, हुकनुमा संरचना बना लेगा। क्या बना लेगा, हुकनुमा संरचना बना लेता है। जैसे अपने पास में पौधे का शीर्ष भाग है वो हुक के जैसे अड़ा रहता है, वो ऐसी संरचना किसी कमी से शीर्ष भाग पे दिखाई देगा और हुकनुमा संरचना बना लेता है। पोटेशियम ये क्या करता है, पत्ती की जो किनारे जला देगा, पत्ती के किनारे जलाने का काम कौन करेगा, बर्निंग ऑफ द एज ऑफ लीफ कौन करने वाला है, पोटेशियम। और नाइट्रोजन किस प्रकार की कमी दिखाता है, नहीं जो पुरानी पत्ती है उसपे वी आकार की हरिमाहीनता, वी आकार की हरिमाहीनता दिखाता है। क्या दिखाता है, हरिमाहीनता दिखाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन क्या करेगा, वी आकार की हरिमाहीनता। फास्फोरस क्या करेगा, ब्रोंजी संरचना बनाने का कार्य करेगा। पोटेशियम क्या करेगा,
पत्ती के साइड वाले किनारों को जलाने का कार्य करेगा, और कैल्शियम क्या करता है, शीर्ष भाग पे हुकनुमा संरचना बनाने का कार्य वो करने वाला है। तो प्यारे बच्चों, होप आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी, यही मैं आशा करता हूँ। आपके लिए कोचिंग अड्डा आपके लिए हमेशा तत्पर खड़ा है, आपके साथ में जुड़ा हुआ है। कोचिंग अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में कोचिंग अड्डा के द्वारा प्रदान की जा रही जो अपने टेस्ट सीरीज है उड़ान 2.0, इसको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लेना। इस टेस्ट सीरीज में आपको 14 टेस्ट मिलेंगे जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित रहने वाले। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।